गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सुबेश सरलाल गंज एंड आई एम एसके सिंह। और चलते हैं आज हम लोग एनसीईआरटी पे। पॉइंट आपका 3.4 हो जाएगा, ठीक है। सो एक्सरसाइज 3 हम लोग देख रहे थे, यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा बोले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो 12th फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी को जो है हम लोग देख रहे थे, जिसमें टॉपिक नंबर 3.3 हम लोग पढ़ चुके थे, चालक में विद्युत धारा, ठीक है। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3.4 ओम का नियम, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, बट थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण जो है वो आपका 3 दिन क्लास डिले हुआ है, ठीक है। सो आप लोग एडजस्ट कर लोगे एंड आई होप चीजें आपको दिख रही होंगी स्पष्ट रूप से। तो चले हम लोग एंड आएंगे, ठीक है। आएंगे हम लोग एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी फिजिक्स में हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज थर्ड है, ठीक है, जिसको हम लोग टॉपिक नंबर देखेंगे 3.4, ठीक है। 3.4 टॉपिक नंबर हो जाएगा एनसीईआरटी का। टॉपिक क्या बोल रहा है उसको हम लोग समझेंगे, एंड टॉपिक जो बोल रहा है ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम टॉपिक है, इसको आप लिखोगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। एंड आगे हम लोग देखें तो ओम्स लॉ बोलता क्या है, पहले इस चीज को समझेंगे। तो ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू आई आर, जैसा कि आप क्लास 10th में पढ़े होगे, ठीक है। क्लास 10th में भी आप पढ़े होगे V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। यही ओम्स लॉ है। सो सेम यहाँ भी है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। ओम्स लॉ को आप V इज इक्वल टू आई आर मतलब इजिली आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड क्या आप बोल सकते हो कि जब किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ठीक है, यदि उसकी उसकी भौतिक अवस्थाएं ना बदले, ठीक है, यानी अपरिवर्तित रहे, तो उत्पन्न विभवांतर जो होती है वो उसमें प्रवाहित धारा के, ठीक है, उस चालक में जो आप धारा प्रवाहित करोगे, इट मीन्स करंट को जो है आप बहाओगे, ठीक है, तो उसके वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। और यही ओम्स लॉ है। इट मीन्स क्या करोगे, यदि आप यूं देख लो, ठीक है, यदि आप यूं देख लो कि ये इधर अगर भी जा रहा है ऊपर एंड इधर आई जा रहा है, ठीक है, विद्युत धारा इधर और वोल्टेज उधर, वो है ये y, ये x और ये y, ठीक है। तो ये जो है आपका r हो जाएगा, ठीक है। ये जो ग्राफ आपका खिंचाएगा, ठीक है, ये आपका r हो जाएगा। और यही जो है आपको बोलता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V और I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, कब, जब इसकी भौतिक अवस्थाएं, ये जो चालक है ये इसकी भौतिक अवस्थाएं यदि स्थिर रहे, ठीक है, अपरिवर्तित रहे, तो क्या होता है, ये V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मींस आप इसको यूं लिख सकते हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित
रहे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कॉमा चालक में प्रवाहित होने वाले धारा के समानुपाती होता है। चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, भौतिक अवस्थाएं जैसे दाब, ताप, ठीक है, आप यहां लिख सकते हो भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, जैसे चालक का ताप, कॉमा दाब, ठीक है, चालक का ताप, दाब, लंबाई etc, ठीक है। भौतिक अवस्थाएं जैसे यदि किसी चालक की, ठीक है, ताप, दाब, लंबाई, ये सब अगर परिवर्तन ना हो, यानी ये सबको अपरिवर्तित रखा जाए, ठीक है, चालक का ताप, दाब, लंबाई, ठीक है, विकृति, ये सबको यदि स्थिर रखा जाए, यानी नहीं बदले, अपरिवर्तित रखा जाए, तो ये चालक के सिरों पर जो ये विभवांतर उत्पन्न होगा वो इस चालक में बहने वाली धारा जो ये आई है ना, इसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और यही ओम्स लॉ बोलते हैं। अब क्या करोगे, आप इसको यूं लिख सकते हो, यदि चालक में बहने वाली धारा आई हो, धारा आई, कॉमा चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी हो, तो यदि चालक के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो भी होगा, ठीक है, भी हो तो क्या होगा, तो आप आओगे यहां लिख सकते हो V is directly proportional to I, ठीक है, V is directly proportional to I, यानी आप कह सकते हो, एक मिनट, आप यहां बोल सकते हो विभवांतर, ठीक है, is directly proportional to धारा। इट मीन्स आप यहां लिख सकते हो अर्थात that is V is directly proportional to I। ठीक है डियर, चीजें समझ में आ रही है, V is directly proportional to I। ऑफकोर्स यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब क्या करोगे, जैसा कि मैं क्लास 11th में भी बताया था आप लोगों को,
कि बाबू जैसे ही ये क्या होता है ना, प्रोपोर्शनल का सिंबल आप हटाओगे, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो इसके घर पे क्या होगा, एक अंगरक्षक आ जाएगा। कारण कि ये कहीं जा रहा है घूमने के लिए, तो अपने घर पे सेफ्टी के लिए क्या करेगा, एक बॉडीगार्ड छोड़ के जाएगा, जिसको हम लोग नियतांक बोलते हैं या कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। तो क्या करेगा, ये यहाँ पे एक अपना बॉडीगार्ड छोड़ेगा और फिर चला जाएगा। ठीक है, ज्यादातर आप लोग बोलते हो कि सर के, तो हाँ ठीक है, लगभग में आप के लिखते हो, नियतांक के लिखते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबका नियतांक के हो। किसी का एस होता है, किसी का डेल्टा होता है, किसी का ये होता है फाई होता है, एंड किसी का साई होता है, वगैरह वगैरह, रोह भी होता है कि नहीं। तो सबका वैसे लगभग जितनी चीजें हैं, अब जरूरी नहीं कि हर कोई एक ही इंसान को, यदि आप बताओ मेरे घर पे जो सेफ्टी के लिए होगा बॉडीगार्ड, उसी को आप अपने घर पे बॉडीगार्ड के लिए रखोगे, फिर उसी को तीसरा भी रखेगा, पॉसिबल नहीं है ना। हर किसी का सेफ्टी और मतलब स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, उसका हर किसी का बॉडीगार्ड एक स्पेशल होता है, ताकि उसका जो भी प्राइवेट है, प्राइवेसी है, वो कहीं लीक ना हो जाए, है कि नहीं। ये बहुत किस्म का बात है, तो चीजें समझोगे। इसका भी जो है प्राइवेसी कुछ है, ठीक है, जिसको वो प्राइवेट में ही रखना चाहेगा। तो इसके लिए आप क्या काम करोगे, यहाँ आप लिखोगे भी एंड इज इक्वल टू, जैसे ही ये गायब हुआ तो बराबर का चिन्ह आएगा, एंड यहाँ आपका आ जाएगा आर, ठीक है, नियतांक है, एंड ये वाला आई। चीजें समझ में आ रही, ये आर क्या है, नियतांक है। अब जो है आप इसको यूं लिख सकते हो, इफ यू डोंट माइंड, आप ऐसे कर सकते हो, v इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे देखोगे v इज इक्वल टू आर आई। थोड़ा सा बोलने में ये लग रहा है, आप ऐसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, बट आप यहाँ देखोगे बुकलेट वगैरह में तो पहले आई फिर आर लिखा होता है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ कर दो v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, एंड इसको आप इस प्रकार से, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 कर लिया, और ये आपका ओम्स लॉ है। ठीक है, v इज इक्वल टू आई आर, यही आपका ओम्स लॉ है। अब जो है आपसे यहाँ पूछे जाएंगे कि v क्या है, तो v चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। अब आपसे यदि पूछा गया कि I क्या है, तो I क्या बताओगे, चालक पे उत्पन्न, यानी चालक में बहने वाली, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। अब यदि आपसे पूछा जाए, सपोज कभी ये पूछ दिया जाए कि यहाँ R क्या है, तो आप क्या बताओगे। ठीक है, यहाँ लिखोगे, यहाँ R एक नियतांक है, R एक नियतांक है, जिसे ओम का स्थिरांक भी कहा जाता है, जिसे ओम नियतांक कहा जाता है। ठीक है, ओम का नियतांक अर्थात या प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ओम नियतांक या विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। एक काम कर दो, इसको मैं नोट में लिखवा दूंगा, आप लिख लो। यहाँ R जो है एक नियतांक है, जिससे ओम का नियतांक कहते हैं। ठीक है डियर, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। वैसे मैं इसका नोट भी लिखवा दूंगा आपको, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए इससे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, वंस अगेन समझोगे चीजों को। ओम्स लॉ क्या है, ठीक है, ओम्स के नियम को टॉपिक नंबर 3.4 एनसीईआरटी का ओम का नियम यानी ओम्स लॉ हम लोग देख रहे थे। तो ओम्स लॉ बोलता क्या है, इस चीजों को समझेंगे। एंड ये बोलता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, विकृति वगैरह वगैरह, तो ये सब यदि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो ये जो चालक है इसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। इट मींस आप यूं बोल सकते हो, ठीक है ना, इट मींस आप इसको यूं बोल सकते हो
कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, इट मींस जैसे जैसे i को बढ़ाओगे वैसे वैसे v बढ़ेगा, एंड जैसे जैसे i को कमाओगे वैसे वैसे v कमेगा। ठीक है, सेम कंडीशन होगा, जैसे जैसे v को बढ़ाओगे वैसे वैसे i भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे v को कमाओगे वैसे वैसे i भी स्वयं कमते जाएगा। तो चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आप क्या काम करोगे, यहाँ मैंने लिखा अर्थात v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i एंड इस v इज इक्वल टू, जैसे यहाँ से प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो इक्वल आएगा, एंड इसका एक नियतांक आ जाएगा कांस्टेंट जो कि r है, तो v इज इक्वल टू आर आई। और ये थोड़ा सा दिखने में ये लग रहा है, इसके लिए मैंने ये कर दिया v इज इक्वल टू आई आर, एंड इसको इक्वेशन 1 कर लिया, और यही आपका ओम्स लॉ है। ठीक है, तो यहाँ जो है कोई पूछेगा r क्या है, तो r एक नियतांक है जिसे ओम्स नियतांक कहते हैं, ओम्स कांस्टेंट बोलते हैं, एंड जिसको हम लोग प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसको आप रेसिस्टेंस बोलते हो, तो प्रतिरोध के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड आपका ओम्स लॉ डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो डायरेक्टली आप इतना करोगे v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी, तो जल्दी से आप नोट करो। ठीक है डियर, तो जल्दी करोगे, एंड मैं इसको डिलीट करना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं डिलीट कर दूं इसको, आप लोग बढ़िया से लिख लोगे एंड चीजें समझ में आएंगी, डोंट वरी। ओके, एंड डोंट वरी, चीजें पूरी तरह समझ में आएंगी। ओके, तो चले हम लोग और देखेंगे इसका नोट। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, आप चीजों को समझोगे। आर का मान, ठीक है, आर का मान, ये जो आर है ना, ये वाला जो आप खींचे हो, इस आर का मान भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं जैसे जैसे चालक के ताप, दाब, विकृति, चालक के ताप, दाब, विकृति ईटीसी पर निर्भर करता है। ओके, ईटीसी पर निर्भर करता है। ओके, तो आप गलत फहमी मत रहना कि ये जो आर है, ठीक है, यानी ये जो प्रतिरोध होगा ये आपको V और I पे डिपेंड करेगा, ये जरूरी नहीं है। आप लिखोगे 2 नंबर, यहां R को विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में रेसिस्टेंस बोलते हो। ठीक है, एंड नोट नंबर 3 में आप लिखोगे कि इसका मान V और I पे डिपेंड नहीं करता, इसका मान जो है V और I पे डिपेंड नहीं करता, तो इस चीज को आप लिख लो। R का मान V एवं R का मान V एवं I पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, R का मान जो है V और I पे निर्भर नहीं करता है। इट मीन्स
एक्चुअली आप इसके कंफ्यूजन में मत रहना, क्योंकि R इज इक्वल टू आप निकाल दो V बट्टा I, ठीक है, R इज इक्वल टू आप निकाल दोगे V बट्टा I, बट यहाँ पे क्या होने आपको दिख रहे हैं कि V और I पे डिपेंड करेंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपका क्लियर कर लोगे यहाँ, ठीक है। और इस चीज को आप ध्यान में रखोगे कि R का वैल्यू, ये एक्सेप्शन की तरह होता है, R का वैल्यू इसके V और I पे डिपेंड नहीं करता कि इसमें कितना धारा जा रही है और विभवांतर क्या उत्पन्न हो रहा है, बल्कि उसकी लंबाई पे, ताप पे, दाब पे, विकृति वगैरह वगैरह डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ है। एंड यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार होंगे कि R का वैल्यू यानी विद्युत प्रतिरोध का मान निर्भर करता है, ठीक है। आप देखोगे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखोगे, विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है, विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है। तो आप बताओ कि विद्युत प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है? ऑप्शन नंबर ए विभवांतर, ऑप्शन नंबर बी धारा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, ठीक है। तो आप देखोगे विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करेगा? विभवांतर पे, धारा पे, दोनों पे, इनमें कोई नहीं, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है, इससे आपको चूज करने हैं, तो आप चूज कर लोगे, और चूज करोगे तो ये ऑप्शन आपका क्या आएगा? हरी अप, जल्दी से आप लोग कमेंट करो और कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर होना क्या है, ठीक है। सो हरी अप एंड कमेंट फास्ट, आई एम वेटिंग, हरी अप, कमेंट फास्ट, हाँ, नाइस, कमेंट फास्ट, हाँ, चीजें समझ में आ रही होंगी, नाइस वन, बहुत अच्छा। क्या कर दूं बताओ, जल्दी से वोटिंग करें, क्या कर दूं? ऑप्शन नंबर बी टिक कर लो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसके आंसर, ऑप्शन नंबर डी होंगे। आप लोग चीजों को, नोट को बढ़िया से पढ़ोगे, ठीक है। इसका वैल्यू V और I पे निर्भर नहीं करता, R का वैल्यू V और I पे निर्भर नहीं करता, तो ये आपका V है और ये I है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो C भी तो नहीं होगा ना, कारण कि C में A और B दोनों दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो चीजों को करोगे जल्दी से, चीजें समझ में आ रही होंगी, सो कमेंट फास्ट, और जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है। तो इसको डिलीट कर रहा हूं मैं, और चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एंड अब क्या करोगे, अब आएंगे आगे एंड देखेंगे ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है। यहीं पे हमारा एक टॉपिक बन जाता है ओम के नियम का सत्यापन। आप यहां टॉपिक दे दोगे 3.4 के अंतर्गत आपका ये आ जाएगा, आप स्टार देके लिख सकते हो, ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन, जिसको आप बोलोगे
ओम्स लॉ। ठीक है डियर, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम के नियम का सत्यापन में आप क्या काम करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है एक बढ़िया सा फिगर ड्रॉ करोगे। ठीक है, फिगर कैसे ड्रॉ करोगे मैं आपको बता दूं। इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, यहां पे एक सेल लगाओगे, ठीक है, एंड यहां पे जो आप सेल लगाओगे इसके बाद, ठीक है, यहां पे आप एक स्विच लगा देना। यहां एक कुंजी लगा दोगे, ठीक है, और इस कुंजी से होकर आप एक काम करोगे, यहां पे मैं एक रेसिस्टेंस लगा दूं। ठीक है, ये आपका कोई रेसिस्टेंस है और यहां आएगा और इसमें आप यहां पे आई लगा दो। ठीक है, यहां पे आई आप मीटर लगा दोगे एंड यहां से जो है आप विद्युत प्रतिरोध को दे दोगे। चीजें समझ में आएंगी। एंड आप क्या काम करोगे, यहां पे एक वोल्टेज मापने के लिए आप विभवांतर लगा दोगे। ठीक है, जिसको आप वोल्ट मीटर बोलोगे। ये आप कोई वोल्ट मीटर इसको लगाओगे, ये आपका जो है वो आर हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा, ये भी आपका आर हो जाएगा, और ये आपका सेल है और ये कुंजी के हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो बैटरी। ठीक है, तो डियर चीजें समझ में आ रही होंगी। ओम्स का सत्यापन के लिए आप क्या करोगे, ये फिगर पहले ड्रॉ करोगे। फिगर में कहां से क्या है मैं वंस अगेन आपको बता रहा हूं। यहाँ पे कोई सेल लगाया, ठीक है, यहां से आपका ये प्लस सिंबल है, तो इधर से विद्युत धारा यानी इधर से आवेश जाएंगे। अब वो यहाँ आएंगे, ये आपका आर रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ वोल्ट मीटर इसको भाप लेगा और इसके बाद ये आगे की ओर जाएगा। यहाँ मीटर लगा हुआ है धारा नियंत्रक, इसको आई जो है इसको भाप लेगा और उसके बाद आर से आएगा। एंड ये कुंजी है, कुंजी समझते हो, लाइट ऑफ और ऑन, तो वो आपका यहाँ स्विच है। और साथ में आप वो वाला फिगर भी, ये वाला फिगर भी ड्रॉ कर लोगे, ये भी एंड ये आई, और ये जो है यही आपका आर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे क्या, यहां आप लिख सकते हो, आंसर में लिखोगे, वैसे पहले ये दोनों फिगर आप लोग ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, इजीली बता रहा हूं। ठीक है, यहां लिखोगे आप विद्युत परिपथ, और एनसीईआरटी को पढ़ के बनाओगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। यहां आप लिखोगे विद्युत परिपथ के अनुसार वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ के अनुसार वोल्ट मीटर। ठीक है, और वोल्ट मीटर का काम क्या होगा, ये आपका वोल्ट मीटर है, चीजें दिख रही होंगी, ये आपका वोल्ट मीटर है, जिसका काम क्या है वो आप बताओगे। ठीक है, ये विभवांतर को भापेगा, क्योंकि यहां से ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही हैं। तो आप क्या करोगे, वोल्ट मीटर भी कॉमा धारा नियंत्रक धारा नियंत्रक को आप क्या बोलोगे, आमीटर बोल सकते हो, आमीटर आई। तो यहां आप वोल्ट मीटर लगा दिए भी
और यहां धारा नियंत्रक I, ठीक है, तथा चालक में धारा प्रवाह होने के लिए चालक में धारा प्रवाह होने के लिए, ठीक है, इस चालक में जो है आप धारा प्रवाह करोगे तो इसके लिए क्या लगाओगे, एक बैटरी, ठीक है, ये वाला एक बैटरी है। चालक में धारा प्रवाह होने के लिए क्या करोगे, एक बैटरी लगाओगे, लगाते हैं। अब क्या करोगे, जैसे इस स्विच को ऑन और ऑफ करोगे तो धारा प्रवाह होने लगेगा। तो आप यहां लिख सकते हो अब क्या करोगे, यहां लिखोगे अब धारा नियंत्रक की मदद से लिख सकते हो कि अब धारा नियंत्रक की मदद से इसमें प्रवाहित विद्युत धारा, अब क्या करोगे, ये जो धारा नियंत्रक I है, ठीक है, इस धारा नियंत्रक I की मदद से इसमें प्रवाहित विद्युत धारा को माप कर लिख लिया जाता है। ठीक है, इसको आप माप कर लिख लोगे। इसके बाद V तथा I, इसके बाद V तथा I, या फिर आप यूं कर सकते हो वोल्टमीटर द्वारा, इसके बाद वोल्टमीटर द्वारा आरोपित विभवांतर माप कर लिखा जाता है। ठीक है, आरोपित विभवांतर माप कर लिखा जाता है। इसके बाद आप क्या करोगे, यहां लिख सकते हो अब V और I के मध्य, ये वाला जो V है और I के मध्य एक ग्राफ खींचा जाता है, जो कि आपको यहां दिख रहा होगा। V और I के मध्य ये आप ग्राफ खींच दोगे, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हो V एवं I के बीच ग्राफ आकलित किया जाता है। ग्राफ, ठीक है, खींचा जाता है। अब क्या किया जाता है, V और I के बीच आपको इसमें ग्राफ आप खींच लेते हो, एंड चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आप इस ग्राफ की मदद से क्या पाते हो, ठीक है, अब आप लिख सकते हो कि इसकी मदद से
हम पाते हैं कि इसके मदद से हम पाते हैं कि R इज इक्वल टू V बटा I। ठीक है, इसकी मदद से क्या करते हैं, जैसे ही आप धारा खींचते हो तो ये आपका R जो है ये आपका आ जाता है R इज इक्वल टू V बटा I, जो कि यहाँ एक R नियतांक है। ठीक है, R क्या है, यहाँ एक नियतांक है। एंड चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, देन अब आप क्या करोगे, यहाँ इसको बाई फोर्सली इस प्रकार डीपली अंडरलाइन कर दोगे एंड प्रूफ लिख के छोड़ दोगे। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। तो ओम के नियम का सत्यापन जैसे ही आपसे पूछेगा क्या करोगे डियर, बस एक ये वाला फिगर बनाना है, फिर ये वाला फिगर बनाना है और इसको लिख देना है कैसे कैसे आप बनाए हो। ठीक है, मैंने ये फिगर बनाया और इसके बाद एकदम इजीली कंसेप्ट है। ठीक है, आप ये वो मत जाओ। ठीक है, नहीं तो ये जाते रहोगे और ये समझ वगैरह में थोड़ा देरी से आना है, प्लस बड़ा सा लिखने से कोई फायदा है नहीं। फिजिक्स आपका बोलता है कि बस कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट सही है तो सब चीज सही है। ठीक है, और कंसेप्ट में एरर होगा तो प्रॉब्लम है। तो ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ 2 पेज 2.5 पेज 3 पेज लिखने से कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो इसको समझोगे। यहाँ मैंने एक सेल लगाया, सेल से क्या किया, इसमें से आप ये एक बैटरी है जिसको सेल बोल रहे हैं, और इससे आप धारा प्रवाह करोगे। धारा प्रवाह करके ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ ए और बी सिरा बोल सकते हो, ए पे प्लस और बी पे माइनस। तो यहाँ विभवांतर जो उत्पन्न होगा, आरोपित विभवांतर होगा, उसके लिए मैंने यहाँ एक वोल्ट मीटर को लगाया है जो कि विभवांतर को भाप लेगा। एंड इससे जो धारा आएंगी उसके लिए मैंने यहाँ आई को लगाया है, एक धारा नियंत्रक आई। ठीक है, धारा नियंत्रक गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हो आप। ठीक है, गैल्वेनोमीटर भी होता है धारा नियंत्रक, बट मैंने यहाँ धारा नियंत्रक आई लगाया जिसको आप अमीटर बोलोगे। इस अमीटर के जरिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, धारा को माप ले रहा हूँ, माप कर लिख लेता हूँ, फिर वोल्ट मीटर से भी माप कर लिख लेता हूँ, और दोनों को माप के जब लिख लेता हूँ देन आप देखोगे इसके बाद वोल्ट मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, अब V और I के बीच जैसे ही दोनों का वैल्यू मेरे को पता लग जाता है तो V और I के बीच यहाँ एक ग्राफ खींच देते हैं जो कि आप पहले खींच चुके हो। ठीक है, तो ये ग्राफ खींच देते हैं और यहाँ पे जो ये R है वो R ये शो कर रहा है कि R एक नियतांक है जिसे ओमिया नियतांक हम लोग कहते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, और इसका वैल्यू जो हो जाता है वो V बट्टा I हो जाता है, यानी R इज इक्वल टू V बट्टा I। ठीक है, सो ये वाला और ये यहीं पे प्रूव हो जाते हैं। ठीक है डियर, सो नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगेन। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे पढ़ते हैं इससे आगे के टॉपिक। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर होंगी। आप जो है इसको बढ़िया से लिखोगे, समझोगे, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो, और डायरेक्टली मेरे से आप बात करके भी इसको कंक्लूजन को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सो नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन।